नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का ऑरा, उसी तरीके का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का है। मुझे बहुत तकलीफ है और मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से जैसे व्यक्ति से मेरी तुलना नहीं है। 10 बार मरना पसंद करूंगा लेकिन मोदी नहीं बनना चाहता। अच्छा, सॉफ्ट हिंदुत्व के अलावा एक आरोप और आपके लगता है कि भूपेश बघेल के राज में जो मंत्री थे वो भी स्वायत्त नहीं थे, सारी फाइलें जो है इधर से ही जाती हैं। क्या स्ट्रेटेजिक रूप से सरगुजा को थोड़ा बहुत दरकिनार भी किया गया है? आप क्यों बताएंगे भाई हमको? जब भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार होता है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में अन्य नेताओं के खिलाफ भी ईडी की जांचें हुई, एजेंसीज लगी, तो कांग्रेस की तरफ से उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि सन्नाटा दिखा। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार जाने के बाद ही एक पत्रकार की हत्या की जाती है। भूपेश बघेल ने क्या एक्शन लिया? आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने भाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मुझसे उम्मीद करते हो? विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ पा हाँ, रहा है। मैं लड़ रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये बनता है, अगर कलेक्टिव विपक्ष की बात करें सर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आते हैं, उसमें सिटीजनरी भी आती है, उसमें मीडिया के लोग भी आते हैं। पहले एक बात सही अब आप अपने जिम्मेदारी से कहते हैं। इस बात से सहमत हूँ मैं। तो सर वो क्या माजरा था जब अशोक गहलोत यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भूपेश बघेल से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये जो खदान है ये चलने दिया जाए? पहले राज्य सरकार से पूछा जाता था, अब राज्य सरकार को पूछने का आवश्यकता नहीं, सब केंद्र सरकार का। कांग्रेस ने सड़क पे उतरने की अपनी जो लिगेसी थी, जो वो महात्मा गांधी से पाती है, उस लिगेसी को छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और पावर प्ले में आप जानते हैं, अलग अलग नेताओं से जो देश के लिए असरदार होते हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। तो पावर प्ले यानी सत्ता के खेल के इस एपिसोड को हम शूट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के और इंचार्ज हैं पंजाब राज्य के। तो बात तमाम चीजों पे होगी, कांग्रेस की स्थिति पे, बिहार चुनाव अभी अभी गुजरे हैं, क्या हालात रहे, क्या स्थितियां रही, दावे तो बहुत थे लेकिन वो दावे हकीकत में क्यों नहीं बदल पाए। बात छत्तीसगढ़ की ऑब्वियसली होगी ही होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की खासतौर पर ऐसी छवि थी कि जिस तरीके का ऑरा नरेंद्र मोदी देश भर में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, भूपेश बघेल का वैसा ही ऑरा छत्तीसगढ़ में है। तो उस ऑरे को सफलता क्यों नहीं मिली चुनावी? ईडी की जो जांच है विपक्ष के ऊपर, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत आदिवासियों के बारे में भी होगी, क्योंकि आदिवासी ये शब्द सुनते ही जो राज्य आपके जहन में कौंधता है वो राज्य है छत्तीसगढ़। कांग्रेस आदिवासियों के लिए क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है, इन तमाम सवालों पे बातचीत भूपेश बघेल सर के साथ। सर सवाल शुरू करते हैं, और सबसे पहला, जब आपको एड्रेस करते हुए पूर्व सीएम कहा जाता है, 5 सालों तक सीएम भूपेश बघेल, उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कैसा लगता है ये संबोधन में अंतर जो है? पद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पद में हूँ। पहले विधायक बना, फिर उससे पहले जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, फिर मध्य प्रदेश में मंत्री बने, फिर यहाँ मंत्री बने, फिर डिप्टी सीएम बने, डिप्टी लीडर बने विधानसभा का, फिर पीसीसी चीफ बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर अभी जनरल सेक्रेटरी बने। तो ये पद है वो आनी जानी है, ये एक जिम्मेदारी आपको मिली है, आपको उसको भूमिका निर्वहन करना है, उस पद के साथ चिपके नहीं रहना है। जो समय आया जिस हिसाब से आपको जो जिम्मेदारी मिलती है उसके हिसाब से आपको काम करना है। आप पद में रहें या ना रहें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना है। तो पद पे रहते हुए आपको लगता है कि आप वो काम कर पाए जिसकी उम्मीदें जनता ने की होंगी? बिल्कुल। जो जिम्मेदारी मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया, खासकर किसानों ने कहा कि हमारी हालत खराब है, स्थिति सुधरनी चाहिए। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्ज से डूबे हुए हैं, कर्ज से उभर नहीं पा रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं लोग, लगातार जोत का रकबा कम होते जा रहा है। ये चिंता का विषय है, पलायन जबरदस्त। तो ऐसे समय में हमने कहा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, हमारी पार्टी ने कहा, केवल मैंने नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कि ऋण माफी करेंगे जी, और हम लोगों ने कहा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीद करेंगे, और हमने करके दिखाया भी। कोरोना काल में भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लोगों ने लागू किए, जबकि केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई कि आप धान में बोनस नहीं दे सकते, बोनस देंगे तो आपको चावल हम नहीं खरीदेंगे। ये बात उन्होंने कही, और उसके बाद हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, और उस वादे को हमने निभाया। और 2500 का था, लेकिन सरकार चुनाव आते आते उसको 2850 रुपये तक की, 2850 50 रुपये प्रति क्विंटल। देश में कहीं नहीं था।
पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। किसान जो थे वो लामबंद हो गए दिल्ली में, इकट्ठा हुए, साल भर बड़ा प्रोटेस्ट चला। आप किसानों के लिए काम कर रहे थे, जो हम्म। आपके दावे हैं, और मूल्य तो दिए धान किसानों को। क्यों किसानों ने खारिज कर दिया चुनाव आने के बाद? किसानों ने खारिज नहीं किया, हुँ, किसान तो दिए हैं, आज भी पूछो तो हमने दिया है। हुँ, आम जनता को पूछो तो कहा कहते हैं कि हमने दिया है, हुँ, लेकिन सरकार कैसे नहीं बनी ये किसी गले नहीं उतर रहा है। आज भी लोग उसी बात को याद करते हैं कि जो आपकी सरकार में जो काम हुआ है, हुँ, उसको ये सरकार, वर्तमान सरकार है, वो बिगाड़ने का काम कर रही है। हुँ, तो उस बात को लोग याद कर रहे हैं। जैसे हमने वन अधिकार पट्टा दिया, हुँ, सामुदायिक दावे पट्टे दिए, मतलब दोनों अलग-अलग है, एक इंडिविजुअल है हुँ, और एक सामूहिक है। हुँ, व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे, और वो दोनों की संख्या लाखों में है, हुँ, लाखों हेक्टेयर ज़मीन दी गई। इसमें इंडिविजुअल में आदमी की संख्या ज़्यादा है और सामुदायिक में करीब 13,000 गाँव, है ना? समूह उसमें जो समूह में दिया गया, हुँ, और जब उस समूह को दिया गया पट्टा, और उसमें जब जंगल काटा गया अडानी को, हुँ, अडानी के लिए कन्नार में, हुँ, तो वही पट्टा दिखाया, देखो हम आपने पट्टा दिया था, हुँ। और उसको सरकार अडानी के कहने से पूरे जंगल कटवा रहा है। अडानी का विवाद काफ़ी चलता है, आप मुखरता से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप पर एक आरोप तो ये भी है कि भई जितने भी लाइसेंसेज़ होते हैं, जितना भी स्वीकृति होती है, हुँ। वन का या पर्यावरण का, वो तो आपकी सरकार ने ही दिया ना साहब, ये सफ़ेद झूठ है, वो तो आपने दिया ये था। सफ़ेद झूठ है। हुँ, 2012 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था, हुँ, या 2018 दिसंबर में बना ना, हुँ। तो सारी स्वीकृतियाँ तो उस पार की है। लेकिन जो राजस्थान सरकार को जो अलॉट हाँ, हुई वही थी 2012 जब हाँ, अ सिंधिया जी थी, हुँ, है ना? जी, उस समय दिया गया। मज़ेदार बात और है कि पूरे देश में कोयला खदान हुँ, को सुप्रीम कोर्ट के कहने से निरस्त कर दिया गया। जी, चाहे प्राइवेट को दिया गया तब, चाहे वो राज्य सरकार को दिया गया तब, हुँ, दोनों को निरस्त किया गया। हुँ, लेकिन अकेला राजस्थान गवर्नमेंट को जो दिया गया खदान है, हुँ, जिसका एमडीओ जिसका माइनिंग करने का एग्रीमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का अडानी का था। पूरे देश भर में एक ही खदान है जो राजस्थान को वापस गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को मिले हुए खदान को छत्तीसगढ़ के अलॉट नहीं हुआ। तो सर वो क्या माजरा था जब अशोक गहलोत यहाँ आते हैं और वो कहते हैं हाँ, कि मैं भूपेश बघेल से रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अनुग्रह करने आया हूँ हाँ, कि ये जो खदान है ये चलने दिया जाए। हाँ, तो ठीक माँग और तो, उसके बाद जो है आप हाँ, वो परमिशंस जो वन और परमिशन नहीं है, उसका उतना परमिशन था ही। हुँ, हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास खदान है, और जितना खदान है, जो खदान मिला हुआ है, जो चल रहा है, उसमें कोयला खत्म नहीं हुआ है। हुँ, तो उनको चलाए रखिए। हाँ, उसे चलाए रखिए, हुँ, है ना? जो पहले से अनुमति है, धीरे-धीरे काटिए आप। हुँ, जितना ज़रूरत है, जितना परमिशन है, उसको काटिए, उसमें तो कोई मनाही नहीं है, हुँ, और उसको परमिशन पहले से मिला हुआ है। आप जितना जल्दी काटेंगे, उतना जल्दी कोयला उठा के ले जाएँगे। हुँ, प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि जल्दी-जल्दी कोयला खत्म होना चाहिए देश का, क्योंकि उसके बाद तो दूसरी एनर्जी, सोलर एनर्जी और दूसरी एनर्जी आ जाएगी। और तब लोहा उसको कोयला खदान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हुँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयला खोदने के लिए आपको जंगल काटना पड़ेगा। हुँ। इस चीज़ को प्रधानमंत्री नहीं समझ जंगल पा रहे हैं। काटने की शुरुआत भी आपके राज में तो नहीं, हुई थी। हाँ, हमारे राज्य में नहीं, ये शुरू हुआ है जब यहाँ रमन सिंह की सरकार थी। हुँ, भाई 2012 में हमारी सरकार नहीं थी, जी, तो कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में आप आए, 23 तक आप रहे। 2004 से हुँ, लेके 2018 तक, 2003 से लेके 2018 तक के हुँ, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी जी। सरकार। और उस समय का ये सारा चीज़ है। लेकिन 18 से 23 के बीच में भी पेड़ काटने के लिए तो नहीं, इकट्ठा हुए ही नहीं, लोग सर। देखिए, तो जो, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, जो फैक्ट पहले से स्वीकृत है भारत सरकार से, हुँ, वन काटने की अनुमति वन विभाग देती है और भारत सरकार देती है। हुँ, लेकिन इस बीच में राज्य सरकार की सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। तो हुँ, अनुमति, जैसे उसमें फेज 1 फेज 2 होता है, हुँ। भारत सरकार कुछ नहीं मांगती है। उन्होंने सीधा हमारे आपत्ति के बाद भी उन्हें पेड़ काटने की अनुमति दी किसने? भारत सरकार। तो क्या और मतलब इस नियम को, यदि आप इसमें डिबेट करना चाहते हैं तो उस पर कानून को पढ़ना पड़ेगा। हुँ, आपको भी पढ़ना पड़ेगा और मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कि डिबेट करने के लिए। हुँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो पेड़ काटने की अनुमति भारत सरकार देती हुँ, है ना? कोयला
खोदने के लिए भी अनुमति भारत सरकार देती है। जी। अब तो पुराने जो माइनिंग एक्ट है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया, है ना? नहीं तो पहले राज्य सरकार से पूछा जाता था, अब राज्य सरकार को पूछने का आवश्यकता नहीं, सब केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये है कि हम कैसे पेड़ों को रोक सकते हैं कटने से, ये काम हम कर रहे थे। लेकिन ये है कि मीडिया सब उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में है। तो सर सत्ता तो आपके पास है। नहीं, सवाल इस बात का है कि आप राज्य सरकार हो, वो केंद्र सरकार है, मान लीजिए और मीडिया पूरा गोदी मीडिया बना हुआ है ना? आज यहाँ जमीन के लिए, यहाँ किसान के लिए सब आक्रोशित है, कर्मचारी आक्रोशित हैं, लेकिन यहाँ मीडिया छापती नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। जब हम लोग अकेले सरकार में थे तो हमारे खिलाफ यही मीडिया खूब जोर से छापा करती थी, बड़े बड़े छापा जाता था। मतलब जितना हम भूपेश बघेल के भी फोटो रखते तो उसके पैरेलल में रमन सिंह के भी फोटो लगता था। अब आप बता दो भूपेश बघेल या प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगता होगा कांग्रेस का किसी पेपर में? मतलब जब आप सत्ता में थे तब भी मीडिया आपको नेग्लेक्ट नहीं, हाँ, तब भी अवॉइड कर रही है। क्योंकि तब भी उसके मुट्ठी में रहा है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वो सब उसके चंगुल में है। एक बात ना, और यदि उसके खिलाफ छाप भी दे, मैं तो नाम भी ले दूंगा, भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी जो लाशों का, कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में, उसके बाद क्या हुआ, पूरे एजेंसी उसके पीछे लग गई थी, समझ गए ना? आप मीडिया की बात जब करते हैं भूपेश जी, एक सवाल मेरा आता है, क्योंकि अब तो ये फ्रेटर्निटी की बात हुई और मैं उसी फ्रेटर्निटी से हूँ, मीडिया से। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार जाने के बाद ही एक पत्रकार की हत्या की जाती है, जब उसको गाड़ दिया जाता है। विपक्ष के तौर पर या पूर्व सीएम के तौर पर, सबसे मजबूत नेता के तौर पर भूपेश बघेल ने क्या एक्शन लिया? कौन सी वाली घटना? जब मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार है जिसकी हत्या हुई है चंदावर, तो उसमें आपने क्या एक्शन लिया? क्या कोई प्रदर्शन, कोई धरना कांग्रेस ने किया मजबूती के साथ? पूरा किए, पूरी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वहां भी किए। हमारे जो विधायक विक्रम मंडल की बिल्कुल वो आखिरी छोर है छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, और घोर नक्सली क्षेत्र भी है। अभी नक्सली सबसे ज्यादा है तो वही है बीजापुर, जी बीजापुर, है ना? और उसका क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, विधानसभा में खूब हल्ला गुल्ला किया, लेकिन सरकार जांच, पत्रकार छापने के तैयार नहीं भाई मेरे। हमारा भाई मरा है करके पत्रकार छापने के लिए कहाँ तैयार है? आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने भाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मुझसे उम्मीद करते हो विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ पा रहा है? मैं लड़ रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये बनता है, क्या विपक्ष की लड़ाई, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, बताओ नेशनल मीडिया ने कौन सी दिखाया मुकेश चंद्रावरकर का? हमने तो बढ़िया शोज, आपने दिखा दिया, एक पॉलिटिक्स ने बचत कहाँ दिखाया? जो सो कॉल्ड जो क्या बोलते हैं उसको, मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाया? उसकी लड़ाई लड़ी नहीं लड़े ना? अरे एक मुकेश की बात क्यों, देश भर में कितने पत्रकार मारे गए, यूपी में, बिहार में, कहाँ नहीं मारे गए? कोई लड़ाई लड़ी? आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं भाई साहब, अब हमको कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ो। अब अगर कलेक्टिव विपक्ष की बात करें सर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आते हैं, उसमें सिटीजनरी भी आती है, उसमें मीडिया के लोग भी आते हैं। पहले एक बात सही, इस बात से सहमत हूँ मैं। एक समय था मीडिया वो स्थायी विपक्ष की भूमिका अदा करती थी, लेकिन 2011 के बाद मीडिया है वो स्थायी विपक्ष की भूमिका नहीं, स्थायी सत्ता पक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, और कुछ चंद मुट्ठी भर जिसको उंगली में गिना जा सकता है वो अपने मीडिया का धर्म निभा रहे हैं। चलिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दुर्भाग्य के दिन हमें दिखाए हैं कि ये सब सुनना पड़ेगा एक राजनेता से। सर, एक राजनेता के नाते आप ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता विपक्षी पार्टियां जो हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या फिर सोशल मीडिया पर लिखकर अपने बातों की तीसरी समझती है? सड़क पर उतरकर कौन सा दमदार प्रदर्शन किया गया है? यहाँ ऐसा कौन सा विरोध है जो हमने नहीं किया? बिजली बढ़ा तब हम आंदोलन किए, है ना? धान खरीदी, उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। तो यहाँ हर मुद्दे पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया दिखाए तब। आपको पता है जब तमनार की बात मैंने शुरुआत की और हम लोग यहाँ गए, सारे विपक्षी के विधायक गए तमनार, जहाँ अडानी के लिए वहाँ के विधायक को अरेस्ट कर लिए थे,
गांव वालों को नजरबंद उसके घरों में कर दिए थे। और उसके बाद जब हम लोग गए, क्या हुआ, 8 दिन बाद मेरे बेटे का अरेस्ट कर लिए। तुम अडानी का विरोध करोगे तो तुम्हारा देख लो, पूर्व मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नेता तुम्हारा, उसके बेटे भी अंदर कर रहा है। ये बताते हैं, जनता नहीं देख रही है। तो भाई जब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के जब अंदर कर सकते हैं, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है ना, कोई एक आदमी कार्यकर्ता है या आम जनता नहीं कर सकता कि भूपेश बघेल के बेटा है वो राजनीति में उसके दखलंदाजी थी, 5 साल में कोई दखलंदाजी रही होगी, एक आदमी बता दे पूरे छत्तीसगढ़ में, उसको अंदर कर दिया। तो जब लोग सोचते जब उसके बेटा का अंदर कर दे तो हम लोग किस खेत के मूल्य भाई। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं, डराने का तरीका है। आप भी डरते हैं? मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, क्योंकि इसी शासन काल में देखो ऐसा है, चुनाव ये लोग घेर के हरा लेते हैं तो हारने का भी डर नहीं रहा, सारे षड्यंत्र ये लोग करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेरी बात पूरी होनी चाहिए। झीरम घाटी में हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या कर दी गई, समझे ना। अमित शाह जी फिर से भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, मैं कई बार बोला कि झीरम घाटी जांच कराइए ठीक से, नहीं कराया, अब मरने का भी डर नहीं रहा। तो इन लोगों से डरता नहीं मैं, मरने का डर नहीं रहा है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। हाँ, हारने का डर है ना मरने का डर है, किस बात का डर है। तुम अपने आप को शरणार्थी कहते हो, है ना, और नरेंद्र मोदी जब पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ 2000 में आए थे तो अपने ही एकात्म परिसर में कार्यालय में टेबल के अंदर घुस गए थे। ये नरेंद्र मोदी 56 इंच है, इसी छत्तीसगढ़ में सन 2000 में विधायक दल के नेता चुनना था, उसमें आए थे वो नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, हाँ, ऑब्जर्वर के रूप में आए थे। और वहां मारपीट हो गई, जिसका बहुमत था उसको बनाया ही नहीं, और जिसका बहुमत नहीं था उसको डिक्लेयर कर दिए। विधायकों में आक्रोश हो गया, यहाँ के लोग तोड़ फोड़ कर दिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। मोदी जी टेबल के अंदर घुस गए थे। भूपेश बघेल अब ऐसे छिपने वाले नहीं, डरने वाले भी नहीं। सर एक चीज बताइए, आपने अपने बेटे की गिरफ्तारी का जो जिक्र किया है, वो घटना और किस तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए एजेंसीज का यूज किया जा रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, कन्विक्शन रेट वगैरह वो सारी बातें, सारे फैक्ट्स हैं सबके सामने। जब भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार होता है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में अन्य नेताओं के खिलाफ भी ईडी की जांचें हुई एजेंसीज लगी, तो कांग्रेस की तरफ से उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सन्नाटा दिखा। कौन बोलता है? भूपेश बघेल उस समय भी लड़ाई लड़ा। भूपेश बघेल लड़े? हाँ, लड़े क्यों नहीं लड़ी? पार्टी सड़क पे क्यों नहीं उतरती है अपने ही नेताओं के लिए? उस समय भी लड़ाई लड़े। मलकीत गेंदू बुलाया गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी, दिन भर हम लोग ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। कवासी लखमा हुआ, उस समय पूरा प्रदेश में प्रदर्शन किए, धरना किए। हाँ, मेरे लड़के आए, उस समय विधानसभा चल रहा था, सारे विधायक, क्योंकि विधानसभा चल रहा था, है ना, जैसे पता चला गिरफ्तारी, सारे विधायक आके मेरे घर के सामने बैठ गए, मैं तो अंदर था, है ना। तो एक उनको लगा सारे विधायक आ गए। अब वो समय ऐसा था, यदि हो सकता है विधानसभा सत्र नहीं चलता तो विधायक यहाँ रायपुर में होते नहीं, अपने अपने क्षेत्र में होते, कम आते। लेकिन चूंकि रायपुर विधानसभा चल रहा था, सारे लोग आ गए, तो लोगों को लगता है भूपेश बघेल के लिए पार्टी खड़ी हुई। समझ परसेप्शन तो ये जाता ही है कि देखिए पूर्व टाइमिंग क्या जब विधानसभा चल रहा है उस समय गिरफ्तारी की। यदि कवासी लखमा भी गिरफ्तारी उसी समय करते तो निश्चित रूप से सारे लोग वहां जाते। ठीक है ना, तो पार्टी इकट्ठी है, पार्टी इकट्ठी है। ये इस प्रकार से, ये बात मैं आपको बताऊं, खड़गे जी जब आए थे यहाँ रायपुर आए थे, कार्यकर्ताओं की बैठक, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के, उसी समय उन्होंने कहा कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई ये सब डराने धमकाने काम कर रहे हैं, हमारे किसी कार्यकर्ता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते हैं तो हम सबको एकजुट होकर विरोध करना है। ये निर्देश हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, यही रायपुर में दिया। ये एकजुटता के निर्देश या एकजुटता के संदेश तो खूब दिए जाते हैं, लेकिन अक्रॉस स्टेट्स जब हम देखते हैं, हरियाणा देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, अब तो बिहार भी देख लिया, छत्तीसगढ़ देखें, तो इन फाइटिंग तो बहुत ज्यादा है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, ये बात तो ठीक क्या है। मामला था टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल? तो इन फाइटिंग यदि देखना है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखी। देखिए पहले उस पे चलेंगे, लेकिन आपको जब पहले देखो, ऐसा मैं कमजोर हूँ, है ना, हम विपक्ष में कमजोर हैं, जब आप पक्ष में थे तब की बात है ना। तो गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, हमारे बारे में कोई भी मुंह उठा के प्रश्न कर लेता है,
पत्रकारों की चुनौती ये है कि उनमें हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है उसको दिखाए। नड्डा जी की क्या स्थिति है पार्टी में तो बता सकता है। आज चुनाव नहीं हो रहे हैं 3 साल से, लोकसभा निपट गया, विधानसभा निपट गया, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं उसकी पार्टी का अध्यक्ष का। क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ सारे वरिष्ठ नेताओं को एक लाइन से काट दिया गया। चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करो, चाहे यहाँ के रमन सिंह की बात करो, बृजमोहन अग्रवाल की बात करो, सबको एक साथ निपटा दिया गया। एक साथ निपटा दिया कि क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके उसके दिलों के दर्द झांक के देखिए। हमारा तो दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सड़कों पे हैं, लेकिन उनका दर्द कौन देखेगा? वो देख लेते हैं। जहां तक मेरी लड़ाई है, अब वो हर आदमी कह रहा है, समझ गए ना। और ये कहानी किस्सा बहुत पुरानी हो गई। नहीं, इनफाइटिंग की बात इसलिए बार बार पूछी जाती है सर, क्योंकि चाहे हम अभी अभी बिहार का इलेक्शन निपटा, इससे पहले हरियाणा का इलेक्शन निपटा, राजस्थान का इलेक्शन, इन सब में जो फेवरेट्स में कांग्रेस उभर के सामने आ रही थी कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, कम से कम हरियाणा के अंदर तो। लेकिन जो इनफाइटिंग है, दैट कॉस्ट देखिए कांग्रेस। ये छत्तीसगढ़ में भी ये बात बहुत बहुत बड़े सवाल। इसका उत्तर ये है कि ये पूरा प्लान रहता है बीजेपी की तरफ कि हमको ये मामला उठा के दिखाना है लोगों को, है ना। बता देना है कि यहाँ हुड्डा और शैलजा के बीच में लड़ाई हो रही है, भूपेश बघेल टीएस के बीच में विवाद है, यहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में या फिर जीतू पटवारी के बीच में विवाद है। ये दिखाओ मीडिया में। और असल क्या है? वोट चोरी। वो परसेप्शन बनाया जाता है। मतलब ये लड़ाइयां नहीं एग्जिस्ट करती हैं। देखिए लड़ाइयां सब में रहती है। घर में भाई 4 बर्तन है तो टकराएगी तो आवाज आएगी। यदि घर में 4 सदस्य हैं तो आपस में बाप बेटे के बीच में नहीं बनता भाई, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में कई विचार में अंतर आ जाता है, उसमें ज्यादा आता है ना। हाँ, आप इसका अनुभव ज्यादा है आपको, है ना। वो तो आपका है, मुस्कुराहट बता रही है सर जी। तो विचारों में अंतर होना कोई बुराई का है? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र है। विचारों की अभिव्यक्ति, यदि आदमी अपने विचारों का अभिव्यक्त भी न कर सके तो फिर लोकतंत्र नहीं रहा, डिक्टेटरशिप है। ठीक है ना। तो हम लोगों में यदि विचारों में कोई थोड़ा बहुत मतभेद है तो इसको इतना बड़ा दिखाया गया कि इसके कारण हारे हैं। एक्चुअल में वोट चोरी कारण हारे हैं। चाहे वो अभी देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जैसे दिखाया, 25 लाख वोट के कैसे हेरफेर किया गया छोटे से प्रदेश हरियाणा में। सर एक साधारण सा सवाल, एक सिटीजन के तौर पे मैं आपसे पूछ लूं, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर भी, राहुल गांधी कर्नाटका में एक प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसके बाद वो साहब हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, पूरे कांग्रेस को पता पड़ता है कि वोट चोरी हो रही थी। पर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोटे पॉलिटिशियन तो नहीं है, लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भूपेश बघेल कोई छोटे पॉलिटिशियन तो नहीं है, लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपके बिल्कुल खांटी नेता लोग पड़े हुए हैं, ये लोग वोट चोरी क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? ये तो एक ढाल जैसा दिखने लगा है। देखियो ये तकनीकी कारण, देखिए हम लोग सब जानते हैं कि एक आदमी का 2 वोट है। मान लो कोई आदमी गांव में भी है, उसकी नौकरी लग गई, वो शहर में आगे, तो हम लोगों को पता है तो उस व्यक्ति का वोट यहाँ भी है वहां भी है। कई बार ये होता है कि जो नौकरी कर रहा है, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, कोई साउथ इंडिया का है और हमारे रायपुर में या भिलाई चरौदा में आ गया, वहां उसका नाम ट्रांसफर होकर फिर चला गया कहीं और दूसरे प्रदेश में, तो नाम तो यहाँ रह जाता है, ऐसे रह जाते हैं ये। लेकिन इसको यदि रैकेट की तरफ से प्रोफेशनली आप करोगे, है ना, और वो काम ऐसी चीजों को, कोई मर गया, है ना, किसी शादी होके चली गई ससुराल, लेकिन वो नाम रह गया, तो ऐसी चीज को वो प्रोफेशनली भाजपा ने, आरएसएस ने इसको किया और उसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया। तो बाकी नेता जितने भी हैं, क्षेत्रीय नेता कहें हम, अलग अलग राज्यों को जो संभाल रहे हैं, वो नेता क्यों नहीं कर पाते? अरे बाबा, इसमें कार्यकर्ता मैं आपके बात बताऊं, ये कितने मेहनत का काम है। तो कार्यकर्ता मेहनत ही नहीं है मतलब? नहीं, ये टेक्निकल चीज है कि आपको, अब जैसे कहाँ की मॉडल थी, ब्राजील की, अब उसका 90 जगह फोटो लगा है। अब मैं देखूंगा, हाँ ये मेरे गांव में यदि है, वो मेरे पोलिंग बूथ में, मैं देखूंगी यार ये पता नहीं कौन सा महिला फोटो है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो 90 जगह इस फोटो का उपयोग हुआ। ये तकनीकी चीज है ना। अब इसको पकड़ने काम तो राहुल गांधी टीम ने किया,
लेकिन सर आप इतने पुराने समय से क्या कार्यकर्ता का काम एक-एक वोट का चिन्हांकन और बिल्कुल मैं एक-एक समझ जो गया। संशयवादी वोट है मैं उसको तबाह करना? आपकी बात से सहमत। हुँ, मैं देखा वो फ़ोटो है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं रहा कि वो 90 जगह उपयोग हुआ है। हुँ। ये काम तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं कर तो सकता है। एक वॉर रूम जो बनता है, उस हाँ, वो वॉर रूम क्या तो कर रहा है? वो तकनीकी रूप से वही तो उजागर किए और निर्वाचन आयोग जो जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, हुँ, वो निष्पक्ष रहा नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो निर्वाचन का साख था, निर्वाचन आयोग का, न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हुँ। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनाव कराने का जो श्रेय है निर्वाचन आयोग को जाता है, उसकी निष्पक्षता पर पूरी दुनिया में उसकी साख थी। हुँ। अब उसको बट्टा लग गया। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार ने जिसको बिल्कुल मिट्टी में ज्ञानेश मिला कुमार दिया। से आपका राब्ता भी बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा याद करते हैं आप उनको। हैं? ज्ञानेश कुमार को अपने बयानों में आप बड़ा याद करते रहते हैं। हाँ, भई अभी तो देखिए, हुँ, अभी तक के आपने साँप के डसने से लोगों को मरते देखा है, हुँ, बिच्छू काटने से लोगों को मरते सुना हुँ, है ना? केंचुआ काटने से लोग मर जाते हैं। 16 लोग मर गए केंचुआ काटने से, हुँ। केंद्रीय चुनाव आयोग, 16 बीएलओ खत्म हो गए। एसआईआर केंचुआ की इत पूरी प्रक्रिया में। हाँ, केंचुआ मतलब वही केंचुआ है। आप आप और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं, वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहते हैं और चुनाव आयोग के बारे में काफ़ी आक्रामक तरीके से भी बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि वोटर अधिकार यात्रा जो है, वो राहुल गांधी बिहार के अंदर निकालते हैं। राहुल गांधी प्रेज़ेंटेशंस दे रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं की तरफ से बाकी राज्यों में उस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं दिखता है? देखिए कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्या देखिए, कांग्रेस ने सड़क पे उतरने की अपनी जो लेगेसी थी, जो वो महात्मा गांधी से पाती है, उस लेगेसी को छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। कहाँ दिखते हैं सड़क पर? सड़क में आप दिखाओगे नहीं तो कैसे दिखेगा? अरे सर, रहेंगे सवाल तब ना दिखेगा। है ना, है ना? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अच्छा एक राहुल गांधी बताओ, ने निकाली तो देख जाएँगे। राहुल गांधी ने निकाला, हुँ, क्या नेशनल मीडिया ने जिस प्रकार से अन्ना हज़ारे को दिखाया था, क्या राहुल गांधी को दिखाया? लेकिन क्या सोशल मीडिया के थ्रू राहुल गांधी नहीं, घर-घर नहीं फिर पहुँचे? आप छोड़ दीजिए, आप नहीं, नहीं, मेन स्ट्रीम की बात बात ये करिए ना। हाँ, मेन स्ट्रीम की बात करिए, हुँ, मेन स्ट्रीम की बात करिए। मैं मेन स्ट्रीम ने अन्ना हज़ारे को जितना दिखाया, हुँ, क्या राहुल गांधी जी को उतना दिखाया? हुँ। आपसे बताओ हाँ या ना? मैं नहीं, भी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। हाँ, ये यही सुनना चाहता लेकिन हूँ। ये तो एक गिवन फैक्ट है ना साहब, ठीक है ना भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा ठीक है। है मेरे भाई, चुनाव आयोग जो है बिल्कुल वो सही बात, आपने स्वीकार कर लिया ना। मेन स्ट्रीम मीडिया का अब तो देखिए, स्वीकार किया अब है। आप अल्टरनेटिव जो हाँ, सिस्टम है, उसके बारे में बात करें तो उसकी रीच जितनी है, हुँ, उतना पहुँच पाएगा। सवाल सबके हाथ में मोबाइल नहीं है, सबको इतना फुर्सत नहीं है, सबके अपने काम हैं, है ना? तो सब तो नहीं देख सकते। लेकिन आजकल मोबाइल स्क्रीन का जो रीच है सर वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा है, ठीक है, मैं समझ इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। ना, ना। सड़कों पर जैसे मैं तो दिल्ली रहता ही हूँ, हुँ। हरियाणा के अंदर उस तरह का कोई प्रदर्शन हमने नहीं देखा। छत्तीसगढ़ के अंदर ये सड़क बात पर ये कोई प्रदर्शन अभी हरियाणा में जिले-जिले में प्रदर्शन हो रहा है। अभी शुरुआत की गई है हाइड्रोजन बम अच्छा के ये साथ। जो हाँ, हाइड्रोजन बम की बात है ना, हाँ, अब मुझे बताओ कि मेन स्ट्रीम में एक आध जगह झलक दिखाया कि वोट चोरी के विरोध में हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने या जिला अध्यक्षों ने ये प्रदर्शन किया, है ना? और इतने हजार थे, कम थे, ज़्यादा थे, कुछ तो दिखाते। एक लाइन भी नहीं छप रहा है, तो फिर आप क्या क्या बात कर रहे हैं? मीडिया पे आप तो हम पे ज़िम्मेदारियाँ आरोप लगाना बंद करिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं। जी। आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मीडिया पे ज़िम्मेदारियाँ डाल के अपनी ज़िम्मेदारियों से भागा भी नहीं जा नहीं, सकता नहीं, तो ना। आंदोलन तो कर रहे हैं ना हरियाणा में। हाइड्रोजन बम के बाद ही तो हुआ, मैं यही कहना चाह अब रहा हूँ। उसके पहले अच्छा भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं? क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कोई प्रेज़ेंटेशन करके छत्तीसगढ़ के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या का बता दें, उसके बाद करते हैं? छत्तीसगढ़ में देखिए सचिन पायलट जी आए थे, पूरा 3 दिन तक के हमारे उत्तर जो छत्तीसगढ़ है, रायगढ़ से लेके, हुँ, है ना? दुर्ग तक के, पूरा हुँ, 300-400 किलोमीटर चलते हुए कई जिलों को करते हुए हुँ। वो आए। कल फिर आ रहे हैं और कल आएँगे सुबह से, फिर यहाँ से धमतरी से पूरा बस्तर तक जाएँगे। क्या है एजेंडा उस वही एजेंडा यही है, वोट चोर गद्दी छोड़। हुँ, हम छोड़े कहाँ हैं? लेकिन दिखाए तब ना। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं। अब हुँ। देखते हैं कि नेशनल मीडिया में कितना चलता है राष्ट्रीय महासचिव का। वोट चोर गद्दी छोड़ तर्ज हाँ, पे आप ठीक है। मैंने जो इंट्रो में बात की थी कि आदिवासी ये नाम सुनते ही जो एक राज्य ज़हन में आता है वो छत्तीसगढ़ का राज्य है। बस्तर और सरगुजा 2 सबसे महत्वपूर्ण संभाग आदिवासियों की तादाद के हिसाब से और ट्राइबल सीट्स की भी अगर हम बात करें, इन दोनों संभाग से आप लोग लगभग साफ हो गए। हुँ। क्या प्लान है इसको रिकैप्चर करने का? जनता को बहुत जल्दी समझ आ गया। जनता ने हटाया क्यों?
देखिए जनता ने नहीं हटाया है, अरे फिर वो वोट चोरी है सारा वोट चोरी है। मैं अपनी एक कोई बार सरकार गलती नहीं। करके उसको दूसरे बार हट जाऊं हम्म, उस मुद्दे से, वोट चोरी है हम्म, लोकसभा में भी और विधानसभा में। हम्म, मतलब हम तो जाते हैं, गांव में जाते हैं तो महिलाएं बोलती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, हम्म, महिलाओं को हमने 1,000 रुपया देश कहाँ से जीते। हम्म, गांव की महिलाएं मुझे हाथ पकड़ के बोली, बेटा हमने तो वोट दिया था, है ना, हमारा वोट गया कहाँ। मतलब रेंगा खाट कमर था, आदिवासी बेल्ट, बिल्कुल मध्य प्रदेश से लगा हुआ, पूरा आदिवासी बेल्ट है, पूरा रेंगा खाट, चिल्फी घाटी। हम्म, वहां मैंने भाषण दिया, उसके बाद सभा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं पब्लिक से मिलते हुए फिर निकलता हूँ, हम्म, तो महिलाओं से मिला, तो एक बुजुर्ग महिला, बहुत बुजुर्ग महिला, बोले बेटा ये जो मशीन है ना उसको बदल दो, अच्छा, और ठप्पा वाला ले आओ। बुजुर्ग महिला को समझ में आ गई है। हाँ, बोले ईवीएम बदलने के लिए बोले माता जी, बोले हाँ, बोले नहीं बदलेगा तो फिर नहीं जीतोगे। हम्म, वो 80 साल की बुजुर्ग महिला ये बोल रही है कि बेटा फिर अब लोकसभा तुम नहीं जीतने वाले हो, लिख लो। मैं कह रही हूँ हमने तो दिया था आपको वोट, पूरा गांव ने आपको वोट दिया था, विधानसभा हार कैसे गए। मतलब आपको लग रहा है कि सरगुजा, बस्तर, इन हर जगहों पे आप लोग जीत ही रहे थे। हाँ, क्या स्ट्रेटेजिक रूप से सरगुजा को थोड़ा बहुत दरकिनार भी किया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ 2-2 3-3 मंत्री दिए, सब दिए रिप्रेजेंटेशन, भाई। अभी आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी मेरे हिसाब से बस्तर बस संभाग से, तो ठीक है, महिला भाई कांग्रेस। मुख्यमंत्री वहां से रहे, शिक्षा मंत्री वहां से रहे, खाद्य मंत्री वहां से रहे, सारे निगम मंडल के अध्यक्ष वहां से रहे, हम्म, तो बहुत सारे अलग अलग है, 14 विधानसभा है, हम्म। तो उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन देखो तो बहुत बढ़िया है। तीन लीडरशिप तीन मंत्री, डेवलपमेंट के हिसाब से भी कोई प्लान है क्या? अब निश्चित रूप से आगे डेवलप करना पड़ेगा, आदिवासी नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ नाम आपके जहन में होंगे? अभी अभी कैसे नाम आपको क्यों बताएंगे भाई, हम पार्टी नेताओं को बताएंगे हम्म। कि किस नेता के, जिसने का नाम लूंगा तो अच्छा, दूसरे दूसरे कार्यकर्ता बोले मेरा नाम क्यों नहीं लिया भैया, बगावत हो जाएगी। फिर मेरे से शिकायत करेंगे, बगावत नहीं होगी, शिकायत करेंगे शिकायत। भैया, मैं आपका प्रिय नहीं हूँ, हम्म, जिसका नाम ले वही प्रिय है। सबका ही ले लीजिए सर, नहीं तो सारे खुश हो जाएंगे। इतना समय आपके पास नहीं है। ठीक है, मतलब बस्तर सरगुजा को लेके आदिवासियों को रिकैप्चर, मतलब उनके इमेजिनेशन में दोबारा एंटर करने के लिए आपके पास प्लान्स। एक चीज जब आप कहते हैं या पूरी पार्टी या पूरा विपक्ष कहता है कि भाई वोट चोरी हो जाती है, सीईसी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका संदिग्ध है, ऐसे में तो चुनाव जीत ही नहीं सकते, जैसा उस बूढ़ी महिला का आपने कहानी बताया, तो लड़ते ही क्यों हैं? देखिए, इलाज क्या है? नहीं लड़ोगे तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगी। और फिर एक लड़ेंगे, हार जाएंगे, आज हाँ, मैं फिर वोट चोरी ये की बात ये कहेंगे। बात हर बार मैं करता हूँ, मैं तो अपने पार्टी भीतर भी ये बात मैंने कही कि नहीं लड़ना चाहिए, एक बार हम्म, बोल तो देता हूँ एक आक्रोश में कि मतलब वोट चोरी होते हम देख रहे हैं और वोट बचा भी नहीं पा रहे हैं, और सरकार हमारी मतलब हाथ से आए निकल जाती है, हम्म, मैं भी करता हूँ, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि लड़ने से ही लोगों की आवाज़ तो बुलंद होती है, सत्ता में रहना जरूरी है क्या, सत्ता से बाहर रह के भी लोगों की आवाज़ बुलंद की जा सकती है। लेकिन एक, यदि आप देखेंगे जाति जनगणना की बात यदि राहुल गांधी ने कही तो विपक्षी के रूप में कही और सरकार को मानना पड़ा। हम्म, जो नरेंद्र मोदी जी किसी की बात नहीं मानते ना सुनते, हम्म, झुकना पड़ा ना, बहुत सारी चीज जैसे भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें झुकना पड़ा ना उसको, 3-3 बार अध्यादेश जारी करके उसको वापस लेना पड़ा, हम्म। तो बहुत 3 काले कानून वापस लेना पड़ा, तो विपक्ष नहीं होता तो ये सब हो पाते क्या। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति जो है ये केवल चुनाव तो है नहीं, राजनीति में तो बहुत सारी चीज, यात्राएं भी राजनीति का ही हिस्सा है, चुनाव के लिए तो नहीं की जाती हैं केवल। अगर चुनावी प्रक्रिया पूरी ही दूषित लगती है आप तमाम लोगों को, क्योंकि अगर कोई भी सवाल करे सर तो जवाब यही आएगा कि वोट चोरी हो गई, तो इसका समाधान क्या देखते हैं आप? इसका समाधान यही है कि आपको लगातार आपको सफाई करते रहनी पड़ेगी, हम्म, प्रयास भले आपका छोटा हो, हम्म, कम हो, हम्म, लेकिन आप उससे आपको छोड़ नहीं सकते। हम्म, गंदी हो रही तालाब करके पूरा तालाब को छोड़ दोगे तो पूरा गंदा ही हो जाएगा। साफ करने की प्रक्रिया को आपको अपनाने होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक ना एक दिन साफ होगा ही और पानी वहां निर्मल होगा, समझ गए ना। तो मतलब सफाई के प्रयास को आप छोड़ नहीं सकते। आपको प्रजातंत्र में आपका विश्वास है, भले राह कितना कंटकपूर्ण हो और कितने भी अड़चने आए, लेकिन आपको अपने प्रयास में जुटे रहना है, सफलता आपको मिलेगी। चाहे वो गांधी जी के उदाहरण देखो, नेहरू जी के उदाहरण देखो, सरदार पटेल या नेल्सन मंडेला की बात करें, कितने साल जेल में रहे हो, हम्म, लेकिन सफलता मिली ना, अंग्रेजों को झुकना पड़ा ना। हम्म।
तो क्या समयावधि लेके चल रहे हैं भूपेश? नहीं, देखिए ये जनरल सेक्रेटरी हैं आप पार्टी के। जनता कभी भी उठ खड़ी हो सकती हम्म, है ना? और कभी भी बदलाव पैदा कर देते हैं। लेकिन जो बदलाव आपको चाहे श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है या नेपाल में है, हम उस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करते। हम्म, और ये प्रजातांत्रिक नहीं है। हम्म। हमारा प्रक्रिया प्रजातांत्रिक है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और जनता को उठ खड़ी होगी और बदलाव होगा। समय आपका मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। एक सवाल मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उस पे हम लोग बातचीत करें। आपकी जो छवि हमने थोड़ी बहुत जब जानी, जब आप मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, तो एक लगा कि नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का ऑरा या जिस तरीके का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी का है, उसी तरीके का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। जी नहीं, कुछ सिमिलैरिटी? मुझे बहुत तकलीफ है और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति से मेरी तुलना नहीं होनी चाहिए। हुँ, मैं क्षमा चाहूँगा। आज गुजरात मॉडल खोज लीजिए हिंदुस्तान में कहाँ है? झूठ बोल के राजनीति करते हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएँगे, नोटबंदी करके देश से काला धन बाहर करेंगे। कहाँ आया? मैं कम से कम झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल के राजनीति नहीं करता। सॉफ्ट हिंदुत्व मैंने के आरोप कई बार नहीं, सुना आपके। मेरे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, पहचान है, परंपरा है, उसको क्यों नहीं? आज कालिदास ने जो कविता रचना की और जो 5000 साल पुराना रामगढ़ की पहाड़ी है, जो गुफा है, नाट्यशाला है, हुँ, आज अडानी के बम ब्लास्ट से वो कोयला खदान के बम ब्लास्ट से तो दरक रहा है। यदि वो हमारी पहचान है, तो उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हुँ, हमने किया और ये जो राम को मानने अपने मानते हैं, हुँ, उस रामगढ़ के पहाड़ी के बगल में बम ब्लास्ट कर रहे हैं और जिसमें दरारें आ गई, जिसका अस्तित्व खतरे में है और हमको बोलते हैं राम विरोधी, हुँ। उसको सब संरक्षित कर रहे हैं राम वनगमन पर्यटन पर्पज के नाम से। ये है इसकी अंतर। तो तो सॉफ्ट हिंदुत्व मोदी जी के और मुझसे तुलना मत करिएगा। हुँ, एक मैं आरोप हाँ, मैं 10 बार मरना पसंद करूँगा लेकिन मोदी नहीं बनना चाहूँगा। अच्छा, हाँ। सॉफ्ट हिंदुत्व के अलावा एक आरोप और आपके लगता है कि भूपेश बघेल के राज में जो मंत्री थे, वो भी स्वायत्त नहीं थे, सारी फाइलें जो है इधर से ही जाती थी। अभी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 2 साल हो गया हुँ, विष्णुदेव साय सरकार में। हुँ। कैबिनेट की कितनी बैठक हुई और मेरे सरकार में उस 2 साल में कितनी बैठकें हुई? अच्छा, तुलनात्मक अध्ययन आप कह रहे हाँ, हैं। हाँ, नहीं, मेरा तो ये है कि जितने महीने ने उससे ज़्यादा कैबिनेट की बैठक हुई। मतलब हर महीने कम से कम 1-2 बैठक कर लेता था। अब बैठक होगा तो एजेंडा कोई 1-2 नहीं रखता था। हुँ, 30-30, 35 पे एजेंडा मतलब दिन भर चर्चा होती थी। तो जब चर्चा होगी, तो फिर आप ये जो आरोप लगा रहे हैं उसका स्वयं खंडन हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू। मतलब कंट्रोल नहीं था। एक चीज़ और, थैंक यू आपने बोल दिया, थैंक यू मैं भी बोलूँगा सर। पनामा पेपर्स का छत्तीसगढ़ से कोई लिंक है क्या? पूरा लिंक है लिंक? ना? क्या लिंक? पनामा पेपर लीक में रमन सिंह के बेटे का नाम हुँ, है ना? और उसमें कोर्ट ने ये लिखा भी है कि ईडी को इस मामले में जाँच करना चाहिए, है ना? जाँच नहीं हुई है। नहीं करते हैं। आपको ये जानकारी कब से है? हम तो मीडिया में बताए हैं कि ये कोर्ट का आदेश है हुँ, जब और आप सारे मुख्य प्रकरण निकाल लिए लेकिन अब ईडी जाँच नहीं करेगी। तो जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने किसी तो तरह फिर के तो ईडी कहाँ जाँच कर वो काम तो ईडी का है ना, वो जाँच ईडी कर रही है। स्तर पे मुख्यमंत्री होने के नाते जो आप जान ये कि दूसरे देश के मामले कैसे जाँच कर सकते हैं? हुँ, और ऑलरेडी वो कोर्ट में भी चला है और ईडी जाँच भी कर रही है। सब मामला रफा-दफा। ठीक है? ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो वोट चोरी सबसे बड़ा इश्यू है जिसके कारण चुनावों में हार मिली है। हार के कारणों पे ऑब्वियसली इसी कारण से बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हार के कारण जो है वो केवल वोट चोरी का मामला ही है। एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, क्लोजिंग के वक़्त ही एक रिक्वेस्ट है, एक सवाल बस। हुँ, क्योंकि आप इंचार्ज हैं पंजाब के। हुँ। पंजाब में लगातार जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, वो गिर रहा है। जबकि सबसे मजबूत पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस बनाम आपकी लड़ाई चल रही थी। बाय इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है। तो वहाँ से भी ज़मीन दरक रही है क्या? देखिए, जहाँ तक बाई इलेक्शन में सामान्यतः सत्ता पक्ष ही जीतती है। हुँ। लेकिन एक सीट हम जीते वहाँ। लेकिन चौथे मैं नंबर मैं पे भैया रुकिए ना भाई, ठीक। एक सीट हम जीते। हुँ, ये वो एरिया है जहाँ बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है हुँ, और जहाँ आप जानते हैं कि किस प्रकार से गैंगस्टर लोगों का दबदबा है। हुँ, वहाँ चुनाव लड़ना अपने आप में कठिन काम है। जहाँ तक कि
बात आप करें, अभी ओट चोर गद्दी छोड़कर सबसे ज्यादा फॉर्म पंजाब जैसे छोटे राज्य से 27 लाख फॉर्म भर के सबसे पहले एआईसीसी में जमा करने वाला पंजाब प्रांत है। तो जितने भी एआईसीसी निर्देश है स्टेट के मामले हैं, सब में बढ़ चढ़कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब वो काम कर रही है। तो पंजाब में चुनावों में जीत निश्चित रूप से आगे जीतेंगे। बेशक उपचुनाव हारे हों, लेकिन निश्चित रूप से जीतेंगे। पंजाब के चुनाव ये वक्त बताएंगे कि कैसे होते हैं कैसे नहीं। और पार्टी जो कांग्रेस की है वो राहुल गांधी जिस लाइन को देते हैं कि वोट चोरी हो रही है, उसको कितने आक्रामक तरीके से उठा पाती है सड़कों पर, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि भूपेश बघेल का कहना है कि जो हमारी फ्रेटर्निटी है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिखाती नहीं है, विपक्ष जो है वो तो आवाज उठाती ही है। बहरहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि विपक्ष बिल्कुल ठीक तरीके से प्रदर्शन कर पा रहा है तो वो भी बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि विपक्ष को थोड़ी और जरूरत है सड़कों पर आने की, तो वो भी जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भूपेश जी, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।